हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ अमिता गौर। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर विच इज़ वाटर रिसोर्सेज। राइट, तो चैप्टर 1 हमने किसके बारे में पढ़ा था? रिसोर्स के बारे में। एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड इज़ अ रिसोर्स। टेक्नोलॉजिकली हमें एक्सेस करना चाहिए उसको, है ना, फीजिबल होना चाहिए। हमने उसके सारे पैरामीटर्स देखे थे कि कब एक चीज़ जो है रिसोर्स बनती है। राइट, चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है। तो बेसिकली हम पूरा का पूरा जो है यहाँ पे रिसोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं। जो चैप्टर 3 है हमारा, दैट इज वाटर एज अ रिसोर्स, कि वाटर कितना ज़्यादा प्रेशियस एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। राइट, सो यू हैव टू लिंक द चैप्टर्स, है ना। चैप्टर 1 to 3 सारे लिंक्ड हैं अभी आपस में। सो चैप्टर 3 इज अबाउट वाटर रिसोर्सेज, जो हम आज कवर करने वाले हैं। 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. This we know कि अर्थ का जो सरफेस है हमारा 3/4 जो है 75-77% ऑलमोस्ट अर्थ जो है वो पानी से कवर्ड है। लेकिन क्या वो सारा का सारा पानी जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। जो फ्रेश वाटर जो हम यूज कर सकते हैं वो अराउंड 3% है। राइट, सो अबाउट 3% ऑफ द वाटर अकाउंट्स फॉर द फ्रेश वाटर। और उसमें से भी जो 3% है उसमें से सपोज जो आइस कैप्स में पानी है, ग्लेशियर्स में पानी है, जो कि अंटार्कटिका में है, सो हम वो वाला पानी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो जो बचा कुचा पानी है जो हम एक्चुअल में हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट है और यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लेस देन 1%। सो आप इतनी बड़ी ट्रेजेडी देखो, अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट है, पानी पानी हर जगह है, लेकिन स्टिल पानी ही नहीं है यूसेज के लिए। राइट, क्योंकि 97% जो पानी है वो ओशन वाटर है, सॉल्टी है, सलाइन है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो बचा हुआ 3% है उसमें से भी 2% जो है वो अंटार्कटिका और जो बाकी जगह आइस शीट्स है वहाँ पे है, उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। सो इट इज़ almost about less than 1% of fresh water which is actually available for human use। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इतनी जो है त्रासदी है बिल्कुल पानी को लेकर। सो ये जो फ्रेश वाटर है, इट इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये जो फ्रेश वाटर है ये मेनली हमें सरफेस रन ऑफ, अब मान लो बारिश हुई, बारिश के बाद कुछ पानी जो है स्ट्रीम्स में आ गया, लेक्स में आ गया, जो रिवर वाटर है, ये जो पानी है ये सरफेस रन ऑफ वाला पानी है। और ग्राउंड वाटर जो हमारा कहते हैं ना अंडर वाटर टेबल है, जो ग्राउंड वाटर है दैट कीप्स रिचार्जिंग इटसेल्फ। तो ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि प्रेसिपिटेशन होगा, राइट, एंड देन अगेन इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, क्लाउड से फिर से प्रेसिपिटेशन होगा, सरफेस रन ऑफ होगा, कुछ पानी जो है नदियों में चला जाएगा, स्ट्रीम्स में, लेक्स में चला गया, कुछ जो है यहाँ पे देखो ग्राउंड वाटर में चला गया, कुछ प्लांट्स ले लेंगे, कुछ फिर से जो है इवेपोरेट होगा, फिर से कंडेंस होगा, क्लाउड्स बनेंगे, प्रेसिपिटेशन होगा। तो इस तरीके से ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है एंड ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो हमारा रिसोर्स है इट इज़ रिन्यूएबल, रिन्यू हो सकता है, प्लस ये जो वाटर का साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो जो हमारे काम का जो फ्रेश वाटर है दैट इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, राइट, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, and it is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle। so सारा का सारा जो पानी है, all water moves within the hydrological cycle ensuring that water is a renewable resource, है ना। resource के बारे में हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है कि कौन सा renewable है, कौन सा non renewable है, right। so water, solar energy, wind energy, these are all renewable source of energy। so water हमारा renewable है क्योंकि continuously जो है hydrological cycle में अपना movement रखता है, राइट। सो अब अभी हमने जो बात करी कि 3/4 जो है हमारा अर्थ सरफेस वो पानी से कवर्ड है, लेकिन तब भी जो है इतनी सिवियर वाटर स्कैरसिटी है, इतनी भयानक जो है, बिल्कुल पानी खत्म हो चुका है कई कई जगहों पे। तो ऐसा क्यों है? तो इस चैप्टर के एंड तक आते आते आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में ये क्या रीजंस है, राइट। सो ये जो हमारा टॉपिक है ये वाटर
scarcity and the need for water conservation and management, right? तो यहाँ से थोड़ा सा आपको हायर पर्सपेक्टिव अपना स्टडी करना पड़ेगा कि वाटर को कंजर्व क्यों करना है, क्यों हमें वाटर को कंजर्व करना है और वाटर को मैनेज आखिर करना क्यों है, और ये वाटर की स्कैरसिटी क्या है, किस तरीके की स्कैरसिटी है, क्या रीजंस हैं इसके, तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपको स्टडी करना है. So given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. जैसे हमने बात करी कि अर्थ का जो है 3/4 हिस्सा तो पानी से कवर्ड है, तो फिर हम क्यों पानी पानी चिल्ला रहे हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि वाटर की स्कैरसिटी है ना? तो जब भी आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इमेजिन करो कि आपको कोई वाटर स्कैर्स जगह इमेजिन करनी है, तो आप क्या इमेजिन करोगे? आप सोचोगे कि हाँ कोई राजस्थान का बिल्कुल ऐसे इलाका है, पूरा का पूरा डेजर्ट है, कोई पानी नहीं है, जो विमेन है वहाँ पे वो मटके घड़े ले लेकर जा रहे हैं पानी फेच करने के लिए, दूर दूर तक आपको कोई पानी का सोर्स नहीं दिख रहा है. दिस इज व्हाट यू इमेजिन जनरली, राइट? सो हम जनरली रिलेट करते हैं वाटर शॉर्टेज को विद द रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज आर ड्रॉट प्रोन. जनरली हम वाटर शॉर्टेज को उन जगहों से रिलेट करते हैं जहाँ पे कि बारिश कम है. दिस इज ट्रू, वेरी ट्रू. राजस्थान के एरिया में आप देखो डेजर्ट है, बारिश बहुत कम है, एनुअल प्रेसिपिटेशन इज वेरी वेरी लेस. तो हम यूजुअली जो है वाटर शॉर्टेज को उन रीजन से एसोसिएट करते हैं विच आर ड्रॉट प्रोन एंड विच हैव लो रेनफॉल. बट ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर स्कार्सिटी को लीड करती है, राइट? So the availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation, but water scarcity in most cases is caused by over exploitation. This is very important. Excessive use, again important, and unequal access to water among different social groups. तो ये एक बात सही है कि हम क्वांटिटेटिवली उसको मेजर कर रहे हैं कि यहाँ पे कम बारिश है प्लस ये ड्रॉट प्रोन एरिया है तो यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होगी, वेरी ट्रू. लेकिन कुछ और रीजंस भी हैं जो क्वालिटेटिव रीजन है कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है वाटर के रिसोर्सेज को, है ना? ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट हो चुका है, हमने एक्सेसिव यूटिलाइज कर लिया है रिसोर्स को, राइट? एंड ऑल्सो अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. कई जगह पे आप देखते हो जो जैसे झुग्गी झोपड़ी है, बस्ती है, स्लम्स एरिया है, वहाँ पे उनको पीने तक का पानी जो है वो नसीब नहीं होता है, और एक जगह जो है आप बिल्कुल बर्बाद किए जा रहे हो पानी, राइट? सो किसी के पास तो इतना अबंडेंस में पानी है एंड किसी के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है. सो ये क्या है? अनइक्वल एक्सेस, सभी को बराबर का अधिकार नहीं है पानी का, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन विच कॉजेज द स्कैरसिटी. So where is then water scarcity likely to occur? जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कि फ्रेश वाटर जो है वो हमें मिलता है प्रेसिपिटेशन से, सरफेस रन ऑफ से एंड ग्राउंड वाटर से. ग्राउंड वाटर जो हमारे जमीन के नीचे जो पानी रिचार्ज होता रहता है, that is ground water recharging. Precipitation in the form of rain, snow, right? Surface runoff मतलब कि वो नदी में जा रहा है या लेक्स में, स्ट्रीम्स में. So ये जो हमारे सोर्सेज हैं ये बेसिकली फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं. Okay, is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? Very very true. एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर के रिसोर्सेज हैं लेकिन तब भी वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है. कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली ये पॉसिबल है. बहुत सारी सिटीज़ हमारे इसका बिल्कुल प्रूफ है, एग्जाम्पल है. जैसे कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जो बैंगलोर है ह्यूज वाटर क्राइसिस से अंडरगो कर रहा है, राइट? वहाँ पे सोर्स है, हालांकि कावेरी नदी है, बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज है, बट स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी स्टिल परसिस्टिंग देयर, राइट? सो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे पानी के रिसोर्सेज हैं लेकिन तब भी जो है वाटर स्कैरसिटी है. So water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demands for water and unequal access to it. This is absolutely very true, right? हमें water scarcity को दो पर्सपेक्टिव से, दो अलग अलग तरीकों से समझना है. पहला है क्वांटिटेटिव स्कैरसिटी की जहाँ पे नंबर की जहाँ हम बात करें कि हाँ बारिश नहीं है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, एनुअल प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम है, ट्रू. क्वालिटेटिव जो रीजन्स हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे सपोज पॉपुलेशन हमारी इंडिया की इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, राइट? एंड थोड़े टाइम में आने वाला अगर सर्वे कंडक्ट होता है तो मे बी वी डोंट नो, बट हम नंबर 1 पोजीशन पे होंगे, राइट? पॉपुलेशन के टर्म्स में.
इतनी वास्ट जब पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, फूड ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, खेती के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, इरिगेशन के सोर्सेज ज़्यादा चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो लार्ज पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, राइट। ऊपर से अनइक्वल एक्सेस है, गरीब गरीब है, उनके पास बिल्कुल पानी नहीं है पीने को, राइट। एंड किसी किसी के पास अबंडेंस में पानी है, तो एक्सेस इक्वल नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती है, प्लस डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये रीजंस भी हैं, क्वालिटेटिव रीजंस अगर हम देखें, जो वाटर स्कैर्सिटी को लीड कर रहे हैं। आपको दोनों तरीके के पॉइंट्स जो है अपने आंसर में लिखने हैं। अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड, राइट। अगर खेती करनी है, एग्रीकल्चर, आप बहुत ज़्यादा जो है जैसे व्हीट, पैडी, राइस जो है, अगर ये ग्रो करते तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में है ना, चाहिए इनको। तो अगर आप ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करते हो तो पानी ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, इरीगेशन ज़्यादा होगा। जैसे पंजाब में आप देखो वाटर टेबल इतना डिप्लीट कर चुका है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ओवर इरीगेशन हुआ है। पंजाब वाज नॉट सूटेबल एक्चुअली फॉर ग्रोइंग राइस, लेकिन वहाँ पे पानी के अच्छे सोर्सेज हैं, नदियाँ सारी हैं, तो ओवर इरीगेशन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है सॉइल को भी, प्लस वहाँ पे वाटर टेबल भी डिप्लीट हुआ है, राइट। तो ये जो है बढ़ती डिमांड की वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। हेंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड टू एक्सपैंड इरीगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। वही पॉइंट जो हमने बात करी कि ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस करने के लिए पानी के रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा चाहिए तो पानी को धड़ाधड़ एक्सप्लॉइट करो, इरीगेशन के लिए ओवर यूज़ करो, राइट। यही होता आ रहा है। Irrigated agriculture is the largest consumer of water, right? Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought resistant crops and dry farming techniques, है ना। इरिगेशन जो है उसमें बहुत बहुत हद पानी जो है कंज्यूम होता है। कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करने चाहिए हमें कि जिससे हम कुछ ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स कर पाए, है ना, जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह, बिल्कुल बूंद बूंद में पानी जाना चाहिए। प्लस हमेशा ज़रूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ व्हीट और राइस जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है वही ग्रो करें। हम बाजरा, ज्वार, ये क्रॉप्स जो कि कम पानी मांगती हैं, हम इन क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। हमें फार्मिंग के टेक्निक बदलने की ज़रूरत है, प्लस ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो करने की ज़रूरत है। अब जैसे बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, उनके अपने वेल्स, अपने ट्यूब वेल्स होते हैं बिल्कुल सिंचाई के लिए कि उनका प्रोडक्शन बढ़े, तो इससे क्या हो रहा है, अगेन इट इज़ इनइक्वालिटी, दोनों तरफ इनइक्वालिटी आ रही है कि बड़े फार्मर हैं, जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं, उनके पास और वेल्थ आ रही है, जो गरीब किसान हैं उनके पास से बिल्कुल जो है वो भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। अगेन इनइक्वालिटी भी यहाँ पे हो रही है, प्लस प्रॉस्परस जो फार्मर्स है इरिगेशन का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का, वाटर स्कैर्सिटी आएगी, वाटर स्कैर्सिटी आएगी, उसका हर्जाना तो सबको भुगतना पड़ेगा, राइट। दीज आर ऑल द रीजंस which we are discussing for water scarcity. But have you ever wondered what this could result in? That it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and foods, है ना। ये चीज़ हमने डिस्कस करी। जैसे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीड्स दिए गए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होने लगा, ज़्यादा इरीगेशन होने लगा, वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया, है ना। तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो फॉल हुआ, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो गई, प्लस फूड सिक्योरिटी भी हमें इंश्योर करनी है सबके लिए, है ना। ये जो रीजंस हैं ये वाटर स्कैर्सिटी को लीड करें। जैसे आपने ये सुना होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी तो हर जगह, पानी पानी है हर जगह, लेकिन पीने के लिए एक बूंद तक नहीं है, राइट। इसी तरह की सिचुएशन, अब मान लो फ्लड्स आए हैं और जो ओशन का वाटर है, सी का वाटर है, तो पानी तो हर जगह है लेकिन वो आप पी नहीं सकते हो, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर कंजम्पशन, राइट। जिस तरह से आप देख रहे हो बच्चे को यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट कर रहा है कोलकाता में, इट इज़ वेरी वेरी एप्ट लाइन इन टुडेज सिनेरियो कि पानी है हर जगह बट ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, राइट। अगेन अ कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डिवास्टेटेड विलेज, है ना। बेसिकली हम आगे ये डिस्कस करने वाले हैं कि वाटर स्कैर्सिटी को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया जो है आज़ाद हुआ उसके बाद
जो गवर्नमेंट था उसका फोकस ये था कि हम इंडिया में थोड़ा अर्बनाइजेशन लेकर आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए, है ना। तभी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे, 1960s की बात है, कि एग्रीकल्चर हमारा प्रॉस्परस बने, हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम अच्छी हो, राइट। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया शुरू हुई. So the ever increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing water resources. जो तब से MNCs बढ़ी, इंडस्ट्रीज बढ़ी, तो इंडस्ट्रीज क्या करें, जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगी. अब मान लो किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्री है, पानी की रिक्वायरमेंट तो हर इंडस्ट्री को है, राइट. सो दे अगेन कंटिन्यू यूजिंग द वाटर रिसोर्सेज. So industries, apart from being heavy users of water, also require power to run them. है ना, आपको इंडस्ट्री है, उसको पानी की रिक्वायरमेंट तो है ही है, प्लस उसको बिजली भी चाहिए, पावर भी चाहिए. अब वो पावर कहाँ से आ रही है, वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाटर से ही आ रही है. जो डैम्स है, रिजर्वायर्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं. सो ये जो एनर्जी है, जो पावर उनको चाहिए इंडस्ट्रीज को रन होने के लिए, दैट इज अगेन कमिंग फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. इंडिया में ऑलमोस्ट 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट होती है. एंड आई होप कि आपको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है. जब हम डैम्स बनाते हैं, राइट, रिजर्वायर्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड हम एक हाइट से उसको फॉल करवाते हैं पानी को ऑनटू अ टरबाइन. जब टरबाइन रोटेट करता है, टरबाइन मूव करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड हम उसको फिर भेजते हैं पावर जनरेशन स्टेशंस पे. सो दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कि पानी जो है पहले डैम्स रिजर्वायर में स्टोर कराया, देन बहुत ही हाई प्रेशर से हम पानी को फॉल करवाते हैं टरबाइन पे, टरबाइन मूव करेगा एंड देन एनर्जी गेट्स जनरेटेड, राइट. सो दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन. सो 22% लगभग जो है इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. Moreover, multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyles have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problem. Urban centers आप देखो, अच्छा एक चीज़ आप खुद इमेजिन करो कि मैक्सिमम जो पानी की प्रॉब्लम है वो क्या गांव में है या शहरों में है ना. डेफिनेटली यू विल गेट आंसर एज अर्बन सेंटर्स, है ना. जो शहर है, जो इतना ज़्यादा शहरीकरण हुआ है, जिसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, कितने ज़्यादा शहर बढ़ गए हैं, शहर में लोग बढ़ गए हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है, लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो रही है. सो इससे क्या हो रहा है, उनको और ज़्यादा पानी चाहिए, पानी के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए. एनर्जी चाहिए मतलब एनर्जी भी कहीं ना कहीं जो है 22% पानी से आ रही है, तो फर्दर एनर्जी के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है. तो ये जो पूरा का पूरा अर्बन सेंटर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ज़्यादा लोग आके रहने लगे हैं, डेंसिटी बढ़ गई है, लाइफस्टाइल चेंज हुई है, इससे पानी और एनर्जी दोनों की ही रिक्वायरमेंट्स और बढ़ी हैं. अब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं. So if you look into the housing societies or colonies in cities, you'd find that most of these have their own underground pumping devices to meet their water needs. तो सबके अपने जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपने अपने जो है पंपिंग डिवाइसेस होते हैं अपनी वाटर नीड्स को फुलफिल करने के लिए. तो पानी, ये जो पानी के रिसोर्सेज हैं, इनको हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनका डिप्लीशन हो रहा है. फिर धीरे धीरे हम कहते हैं ना कि एक दिन जो है नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ी जाएगी पानी के ऊपर लड़ी जाएगी. आई होप यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, राइट. तो ये हमने बात की यहाँ तक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की. अब जो है हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, राइट. सो लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी. इसका क्या मतलब है कि पानी अवेलेबल है अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में जो है पानी अवेलेबल है जो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन तब भी उस एरिया में वाटर स्कैरसिटी है. अब ये क्यों है, पानी है पर तब भी स्कैरसिटी है. दिस मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, राइट. सो हियर कम्स द क्वालिटी एस्पेक्ट, राइट. सो अभी तक हमने क्वांटिटेटिव चीज़ों की बात करी थी, अब जो हम बात करें दैट इज क्वालिटी, राइट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. सो पानी सफिशिएंट है बट स्टिल देयर इज वाटर स्कैरसिटी. So lately there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides, fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use.
एक आप इमेज गूगल करके देखना, यमुना की इमेज है, आप उस इमेज देखोगे ना आपको पूरा फ्रॉस्टी ऐसा लुक दिखेगा, आपको नदी पानी कहीं से नहीं दिखेगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड्स बढ़ रही हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक वेस्ट जो है पूरा का पूरा नदियों में बहाया जा रहा है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है पूरा का पूरा नदी में जा रहा है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो भी पूरा का पूरा रिवर्स में जा रहा है, अनट्रीटेड सीवेज देख लो आप, वो भी पूरा का पूरा रिवर्स में जा रहा है। तो रिवर्स हमारा फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर उसमें हम ये सारी चीज़ें भर देंगे तो वो हमारे यूज़ के लिए फिट कहाँ से रह जाएगा, राइट? सो ये चीज़ समझ रहे हो ना आप, इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है। Government of India has accorded highest priority to improve the quality of life and enhance ease of living of people, especially those living in rural areas, by announcing the Jal Jeevan Mission. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्कीम्स रन किए हैं। रिवर क्लीनिंग के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे नमामि गंगे, आप देखते हो कि गंगा को क्लीन करो, रिवर्स को बचाओ, कंजर्व करो, पोल्यूशन मत करो। सो सिमिलरली गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स रन किए, जैसे रूरल एरियाज में जल जीवन मिशन की हर घर जो है पानी, हर घर पे पानी, टैप वाटर सप्लाई पहुंचना चाहिए। तो जल जीवन मिशन का गोल क्या है कि एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर एट अ सर्फेस लेवल ऑफ 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रेगुलरली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, राइट? कि हर घर में, हर रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन पहुंचे जो कि 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रेगुलर यूज के लिए हो, राइट? सो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रन किए हुए हैं। India's rivers, especially the smaller ones, have all turned into toxic streams. रिवर जो कि फ्रेश वाटर का सोर्स है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, जो छोटी छोटी नदियां हैं वो टॉक्सिक होती जा रही है क्योंकि इतने ज़्यादा केमिकल्स भर भर के इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है उसमें, तो रिवर्स रिजुविनेट नहीं कर पा रही हैं खुद को। और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा है, यमुना है, ये भी, इनमें भी बहुत ज़्यादा आप देखो तो इम्प्योरिटी लेवल, इम्प्योरिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, राइट? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा इंडस्ट्री वेस्ट आ रहा है, अनट्रीटेड सीवेज, राइट, एंड द इंटायर लाइक डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो इससे क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा टॉक्सिसिटी बढ़ रही है रिवर्स में। फैक्टर्स कैसे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन पे जो है इफेक्ट कर रहे हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी, और ज़्यादा पानी लाओ, और बिजली लाओ, बिजली चाहिए तो और पानी लाओ। एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, और ज़्यादा इरीगेशन चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए सिंचाई के लिए। अर्बनाइजेशन, लोग ज़्यादा शहरों में आ रहे हैं, शहरों में पानी वाटर लेवल डिप्लीट हो जाएगा। प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। सो दीज ऑल फैक्टर्स आर इफेक्टिंग आर वाटर स्कैरसिटी। सो द नीड ऑफ द आवर, अभी क्या ज़रूरत हमें पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है ताकि हम किसी भी आने वाले फ्यूचर में हेल्थ हैजार्ड से बच सकें, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, एंड अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करें, प्लस हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको प्रिवेंट करें। एनवायरनमेंट के साथ अगर हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो उसका बहुत ही, कहते हैं ना, बड़ा हर्जाना हमें भुगतना पड़ सकता है। सो जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि क्यों करना है हमें वाटर कंजर्व, तो ये सारे रीजंस मैंने आपको बताए कि हमें वाटर को कंजर्व आखिर क्यों करना है, राइट? सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल इम्पोवरिश दिस रिसोर्स एंड कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर इकोलॉजी में जो है डिसबैलेंस हो जाता है, देन इट विल बी वेरी 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 एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, राइट? So next topic we have is multi-purpose river projects and integrated water resource management, right? Multi-purpose river project से क्या मतलब है हमारा? जो सिंपली हम डैम्स की बात करते हैं ना कि डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाएं, उन्हीं को बोला जाता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। कि डैम एक कंस्ट्रक्ट होगा लेकिन डैम इतने सारे पर्पस सर्व कर देता है, इसीलिए उसको हमने नाम दे दिया मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। अभी तक हमने पढ़ा कि हमें क्यों कंजर्व करना है, नीड समझ ली हमने कि हमें कंजर्व क्यों करना है। अब हम पढ़ेंगे कि करें कैसे, है ना? नीड समझ ली, चलो ठीक है, ज़रूरत है कंजर्व करने की, बट करें कैसे, राइट? सो वो करें कैसे वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dam built of stone rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation.
आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे ये बताते हैं कि एंशियंट टाइम्स, पुरानी टाइम से भी हम जो है इस चीज़ को समझते आ रहे हैं कि हाँ पानी को बहुत ज़रूरत है हमें कंजर्व करने की। तो तभी से मतलब पुराने टाइम से जो है डैम्स बनते थे, चाहे वो स्टोन के हो, लकड़ी के हो, किसी भी चीज़ के हो। रिजर्वॉयर्स बनाए गए, लेक्स बनाए गए, एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए। एम्बैंकमेंट मतलब कि रिवर के किनारे एक आप कोई जिसे कहते हैं ना एम्बैंकमेंट बना दो ताकि पानी जो है स्टोर रहे, बाहर ना आए, ओवरफ्लो ना करे, राइट। तो पुराने समय से हिस्ट्री हमें बताती है कि वाटर इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कि पुराने समय से डैम्स बनाए गए थे, लेक्स, कैनाल्स बनाए गए, राइट। तो आज भी हम ये चीज़ जो है फॉलो करते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। तो फर्स्ट सेंचुरी BC, आप देखो मैं कितने हजार साल पहले चली गई हूँ, राइट। सो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। सो फर्स्ट सेंचुरी BC में श्रृंगावेरपुरा नियर इलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। सो गंगा के वाटर को चैनलाइज करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उस टाइम पे बनाया गया था। सोचो फर्स्ट सेंचुरी BC में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड। सो चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के टाइम से डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड थे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि कब से जो है वाटर कंजर्वेशन वो करते आ रहे हैं। सो एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग, नागार्जुनकोंडा, Andhra, Bennur in Karnataka and Kolhapur in Maharashtra. Also 11th century में जो भोपाल लेक है, it was one of the largest artificial lake of its time was built, right? उस समय की जो है largest artificial lake बनाई गई थी इन भोपाल, राइट। सो ये आप देख रहे हो क्यों बनाई इन्होंने, ताकि जो पानी है उसको हम बाद के यूज के लिए कंजर्व कर सकें। Similarly, 14th century में टैंक in Hauj Khas, Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri Fort, right? तो सिरी फोर्ट को पानी सप्लाई करने के लिए इल्तुतमिश ने एक टैंक का कंस्ट्रक्शन किया। तो यहाँ से आप क्या चीज़ देख सकते हो कि हिस्ट्री बता रही है आपको, हिस्ट्री बिल्कुल एविडेंस दे रही है कि देखो बिल्कुल पुराने एंशियंट टाइम से जो है वाटर को कंजर्व किया जा रहा है एंड ये सारी चीज़ें जो है कंस्ट्रक्ट की गई हैं टू कंजर्व वाटर। मॉडर्न टाइम्स में भी हम सेम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। जैसे हीराकुद डैम का आप एग्जाम्पल देखो, है ना, हमारे कंट्री में बहुत सारे डैम्स हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमने बहुत फोकस किया डैम्स पे, राइट। सो दिस इज अ डैम। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज अ डैम। डैम की डेफिनेशन क्या है? सो डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, राइट, अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। डैम को अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको डैम नहीं बोलते, राइट। इस चीज को आप ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे कि पानी निकलने के जो गेट्स हैं, राइट, इसको डैम नहीं बोलते हैं। दिस यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। सो फिर डैम किसको बोलते हैं? डैम जो है रिजर्वॉयर को बोलते हैं जहाँ पानी स्टोर किया गया है, राइट। आई विल एक्सप्लेन यू। अब जैसे मानो कि ये यहाँ पे पीछे से नदी आ रही है ना, ये नदी आ रही है ऐसे, राइट, एंड यहाँ पे आपने एक डैम बनाया, राइट, यहाँ पे डैम बनाया, यहाँ पे जो पानी स्टोर करके रखा जाएगा, राइट, दिस एरिया जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा गया, दिस इज अ रिजर्वॉयर और डैम। यहाँ पे जो ये जो डैम बनाया, यहाँ पे तो बेसिकली गेट्स बनाए गए हैं कि जब हमें गेट खोलना है तो यहाँ से पानी जो है वो फ्लो कर जाएगा। तो डैम बेसिकली रिजर्वॉयर से मतलब है, ना कि ये स्ट्रक्चर से। ये स्ट्रक्चर है इसको हम डैम नहीं बोलते हैं, राइट। इनको जो है स्पिलवे या फिर वेयर बोला गया, जहां से कि पानी बाहर आएगा। ये जो स्पिलवेज है, राइट, स्पिलवेज है जहां से कि पानी जो है बाहर के लिए छोड़ा जाता है, राइट। तो डैम क्या है? एक तरीके का बैरियर है जो कि फ्लोइंग वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। जैसे नदी बह रही थी, राइट, जैसे आप यहाँ पे देखो ये पूरी नदी बह रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डैम को बना दिया गया, रिजर्वॉयर क्रिएट कर दिया गया एंड यहाँ से चैनल्स जो है पानी के स्पिल ओवर चैनल्स छोड़ दिए गए कि जब हम चाहे पानी को छोड़ सकते हैं, राइट। आई होप व्हाट इज अ डैम इट इज क्लियर। सो व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। सबसे पहले हमने देखा कि जरूरत क्या है पानी कंजर्व करने की, समझ में आ गया। चलो जी, अब कैसे करें पानी कंजर्व, कैसे करो? डैम्स बनाओ, है ना। अब डैम्स क्या है वो देख लिया, तो डैम्स आखिर करेंगे कैसे कंजर्व, अब वो देखेंगे। सो डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड, राइट।
सो डैम्स जो है बेसिकली मल्टीपर्पज़ सर्व करते थे। अब पानी, रिवर का जो पानी है आपने डैम बना दिया, पानी स्टोर करके रखा है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश आई उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी स्टोर हो गया, बाद में उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भेज दिया थोड़ा पानी, है ना, थोड़ा पानी जो है हमने एग्रीकल्चर इरिगेशन में लगा दिया, थोड़ा पानी हमने स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डैम्स को यूज़ करते हैं। Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation and navigation and fish breeding। तो ये जो है ये डैम्स के यूसेज हैं। डैम जो है इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होता है ना। डैम बना दिया, उसमें पानी स्टोर्ड है, तो अब जब पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो आसपास के एरिया में पानी भेज देंगे, सप्लाई कर देंगे ताकि इरिगेशन हो जाए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें पानी चाहिए। वाटर सप्लाई जो डोमेस्टिक एरिया, जैसे इंदिरा गांधी केनाल का आप एग्जांपल देखो तो इतना प्रॉस्परस हो गया वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया, पहले वहाँ पे बिल्कुल सूखा था। जब से इंदिरा गांधी केनाल आया है तब से वो रीजन प्रॉस्परस हो रहा है, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर पॉसिबल होने लगा है, राइट। तो डैम क्या है, डोमेस्टिक सप्लाई से पानी आप दे सकते हो, इंडस्ट्रियल यूज़ है, फ्लड कंट्रोल करता है। फ्लड कंट्रोल कैसे करेगा कि जब डैम बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, फ्लड है ना पूरा का पूरा, उस टाइम पे डैम जो है ज़्यादा पानी हम स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल छोड़े ना आगे को पानी, आगे को हमने पानी रिलीज कर दिया तो ज़्यादा फ्लड आएगा। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, काफ़ी जो है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जो वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा, है ना। इनलैंड नेविगेशन भी पॉसिबल है, प्लस फिश ब्रीडिंग। अब मछली पालन करो वहाँ पे, पानी तो इकट्ठा ही है, राइट। तो डैम्स जो है ये काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ सर्व करते हैं, इसीलिए हमने इसको मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स बोला, राइट। आई होप दिस इज क्लियर कि डैम्स जो है इतने सारे पर्पस सर्व करते हैं, इसलिए हमने डैम्स आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वेयर द मैनी यूज ऑफ impounded वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल सतलुज ब्यास रिवर बेसिन जो है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। सतलुज ब्यास, आई होप यू रिमेंबर, क्लास 9th में पढ़ा था हमने। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये, रिवर इंडस की, राइट। इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। पंजाब वाले रीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है ये रीजन, जहाँ पे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हाइडल पावर प्रोडक्शन भी होता है प्लस इरिगेशन के लिए भी हो जाता है। सिमिलरली जो हीराकुड प्रोजेक्ट है, हीराकुड डैम हमने अभी देखा था, इट इज़ ऑन महानदी रिवर, इट इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, तो ये फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है। तो डैम्स के हमने मल्टीपर्पज़ देख लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन, डोमेस्टिक सप्लाई, इंडस्ट्रियल यूज, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, inland navigation, fish breeding. Multi-purpose project launched after independence with their integrated water resource management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, right? जो colonial past में हमें जो चीज़ें भुगतनी पड़ी, जब हम उससे बाहर आए, जब इंडिपेंडेंट हुए, तो इन चीज़ों को, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुत सारे डैम्स उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट कराए, एंड जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो डैम्स हैं हमारे, दे आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। सो ही बेसिकली प्रोक्लेम कि जो डैम्स हैं हमारे, दोज आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। रीज़न क्या था, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को हेल्प करेंगे, इरिगेशन, पानी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो एग्रीकल्चर में मदद मिलेगी, प्लस इंडस्ट्रीज़ जो हम सेटअप कर रहे हैं उनको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो डैम रिजर्वॉयर्स फुलफिल कर देंगे, तो हमारी जो अर्बन इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, राइट। सो दैट इज़ वाई ही सेड कि डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्लियर। तो ये जो चैप्टर है हमारा, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पार्ट 1 हम यहीं पे फिनिश करेंगे, एंड जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है हम उसमें पार्ट 2 शुरू करेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर द क्लास।